हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी पहली वेबसाइट बनाकर फ्री में होस्ट कर सकते हैं, और वो भी अपनी पसंद की डायनामिक वेबसाइट। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और रेडी है आपकी पहली वेबसाइट फ्री में। क्योंकि अगर आप मार्केट में अपनी वेबसाइट बनवाने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कम से कम आपको 5 से 10 हजार की पड़ेगी, और अगर डायनामिक वेबसाइट है तो डेवलपर अपने हिसाब से आपसे 20, 30, 40 हजार भी ले सकता है। बाकी होस्टिंग एंड सर्विसेज के चार्जेस अलग होते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, फिर डेमो के साथ अपनी पहली वेबसाइट बनाते हैं और उसे होस्ट करवाते हैं अपने सर्वर पे। तो हम स्टार्ट करेंगे कि अपाचे क्या होता है और इसके यूसेज क्या है। बिकॉज अपाचे एक वेब सर्वर है जिसकी मदद से हम अपनी पहली वेबसाइट अपने सर्वर पर होस्ट करवाएंगे। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अपाचे एक्चुअल में है क्या चीज। देखिए, अपाचे एक वेब सर्वर है, जैसे कि मैंने बताया, जो डिलीवर करता है वेबसाइट कंटेंट्स जैसे HTML, इमेजेस एंड API इंटरनेट पर। ये एक फ्री और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो हेल्प करता है होस्ट करने के लिए स्टैटिक वेबसाइट। और ये वर्क करता है डायनेमिक कंटेंट के साथ भी। अगर आपकी वेबसाइट PHP या पाइथन पे बनी है तो भी ये आपकी वेबसाइट को डिलीवर कर सकता है इंटरनेट पर विद द हेल्प ऑफ अपाचे वेब सर्वर। और जैसे कि आप सबको पता है कि वेब सर्वर HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जैसे कि यूजर अगर इंटरनेट पर कुछ सर्च करता है तो उस रिक्वेस्ट को हम HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट कहते हैं। तो वो रिक्वेस्ट जब अपाचे वेब सर्वर के पास आती है तो उस रिक्वेस्ट को वो हैंडल करता है, और जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया है कंटेंट, उस कंटेंट को वो डिलीवर करता है इंटरनेट की मदद से। अपाचे के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। अगर आप अपाचे यूज नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह इंजन वेब सर्वर भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत बेस्ट है अगर आपकी वेबसाइट्स पर हाई ट्रैफिक है। और ये रिवर्स प्रॉक्सी में भी यूज होता है, और ये लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज होता है। अगला जो हमारा सिनेरियो है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ अपाचे एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो अपाचे को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अगर आप रेडिट के सिस्टम पे हैं तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है dnf install httpd या yum install httpd। अगर आप डेबियन और उबंटू के सिस्टम पे हैं तो इसको इंस्टॉल करने की कमांड है apt ऐप इंस्टॉल अपाचे 2। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, बिकॉज उबंटू सिस्टम में अपाचे 2 कहते हैं और रेडिट सिस्टम में वेब सर्वर को HTTPD कहते हैं। अब अगला है कि अपाचे की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जहां पर हम अपाचे के बिहेवियर को सेट करते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे बिहेव करेगी, और डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी होगी जहां पर आपका वेबसाइट का कंटेंट सेव किया जाता है। दैट मीन्स कि अपनी जो वेबसाइट की फाइल्स हैं वो आप रखते हैं। तो अपाचे वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का जो फोल्डर है उसको हम कहते हैं etc httpd conf httpd.conf, जो एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके थ्रू आप सारी वेबसाइट्स का बिहेवियर एक ही जगह से या सेंट्रलाइज लोकेशन से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट डिफरेंटली बिहेव करे तो उसके लिए आप हर वेबसाइट का अलग से कॉन्फ़िग फाइल भी बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप हर वेबसाइट को अलग तरीके से बिहेव भी करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो दूसरा फोल्डर है उसको हम कहते हैं etc httpd conf.d। अब इस conf.d के अंदर आप अपनी दूसरी वेबसाइट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना सकते हैं और उसको डिफरेंटली बिहेव करवा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रूट की, जहां पर हम अपने वेबसाइट की फाइल्स को रखते हैं, जैसे कि इंडेक्स फाइल, कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, और कोई भी ऐसा पेज जो आप अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाहते हैं। और अपाचे वेब सर्वर में लॉग्स भी होते हैं, जो होते हैं एक्सेस लॉग और एरर लॉग। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को किस किस ने एक्सेस किया तो उस चीज की इंफॉर्मेशन आप एक्सेस लॉग में पा सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में यूजर ने क्या एरर एनकाउंटर किया तो उस चीज की इंफॉर्मेशन जो है आप एरर लॉग में पा सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को होस्ट करवाने के लिए, भले ही वो इंजन हो या भले ही वो अपाचे हो, तो वी होस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होना बहुत जरूरी है, जिसको हम वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कहते हैं। और इस फाइल में हम दो तरह के ब्लॉक डिफाइन करते हैं, HTTP ब्लॉक जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है, और HTTPS ब्लॉक जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है। जो HTTP ब्लॉक होता है वो एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं होता, और जो HTTPS ब्लॉक होता है वो एक ऐसी वेबसाइट होती है जो SSL से प्रोटेक्टेड होती है। तो चलिए अब हम डेमो के साथ समझेंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और कैसे अपनी पहली वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने लिनक्स सिस्टम पे आ चुका हूं, और किसी भी सिस्टम चेंजेस करने के लिए आपको रूट होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं अपने सिस्टम पे रूट लॉगिन में हूं, तो चलिए सबसे पहले हम अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, इसलिए इसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी है कंप्लीट। तो चलिए अब इस अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और इसको एनेबल भी कर लेते हैं, ताकि अगर मेरा सिस्टम रीबूट हुआ तब भी अपाचे वेब सर्वर वर्क करता रहे आफ्टर रीबूट। अब मेरा अपाचे सर्वर जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है और एनेबल भी हो चुका है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं।
देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है एक्टिव रनिंग। तो चलिए सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके लिए हम cd etc httpd on जैसे ही हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे फाइल्स को, हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके की फाइल्स आएँगी। ये जो httpd.conf है, ये एक प्राइमरी फाइल है। प्राइमरी मीन्स ये ग्लोबली वर्क करती है। अब मान लीजिए आपके वेब सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हैं और आप एक ही जगह से उसको हैंडल करना चाहते हैं कि वो कैसे बिहेव करे, तो आप उसको ग्लोबल httpd.conf फाइल से मैनेज कर सकते हैं। बट हमारे केस में हम चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट को डिफरेंटली बिहेव करवाएं, तो उसके लिए सिंपल सा मैं इसका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊंगा अपनी वेबसाइट के लिए, जो मैं अपनी वेब सर्वर पर होस्ट करवाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट का जो कंटेंट है या कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर बने। तो मैं इस फोल्डर में मूव कर जाऊंगा, यहाँ पे लिस्ट करूंगा और यहाँ पर पहले से ही काफी फाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि autoindex.configuration जो कि एक अपाचे की फाइल है, और वेलकम कॉन्फ़िगरेशन वेलकम पेज अपाचे का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को डिसेबल कर देते हैं। तो डिसेबल करने के लिए आपको इस फाइल को रीनेम करना पड़ेगा। अब देख लीजिए जैसे कि मैंने इस फाइल को डिसेबल कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे और हम अपनी वेबसाइट का नाम कुछ भी दे देते हैं। तो मैं अपने केस में techie.com दे रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए आपको कोई भी एडिटर यूज करना है, अपनी वेबसाइट का नाम देना है और उसके बाद .conf लगाना है, ताकि अपाचे वेब सर्वर को ये पता चल सके कि ये आपकी इस वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब यहाँ पर हमारे को वी होस्ट बनाना है। तो वी होस्ट की इन्फॉर्मेशन आप गूगल से भी ले सकते हैं या किसी भी ऐसी वेबसाइट से ले सकते हैं जहाँ पर वर्चुअल होस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो मैं अपनी वर्चुअल होस्ट की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपकी वेबसाइट वर्क करेगी। तो ये मैंने अपना वर्चुअल होस्ट 80 वाला बना रखा है, बिकॉज 443 ब्लॉक में यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है और मैं एक ये टेस्ट वेबसाइट बना रहा हूँ सिर्फ आपके प्रैक्टिकल डेमो के लिए। तो इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम techie.com, मेरा डॉक्यूमेंट रूट जहाँ पर मेरी वेबसाइट की फाइल्स अवेलेबल रहेंगी वो होगा where www html techie.com। इस फोल्डर के अंदर मेरी वेबसाइट की सारी फाइल्स अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि इंडेक्स पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज और जो भी अदर पेजेस आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर भी मैं डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर दूंगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम रहेगी। ये इंडेक्सेस को भी फॉलो करेगा और सिमलिंक्स को भी फॉलो करेगा। यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा अपनी वेबसाइट का एरर लॉग। इन केस अगर मेरी वेबसाइट में कुछ एरर्स एनकाउंटर होते हैं तो मैं यहाँ से उसको रिव्यू कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक्सेस लॉग, जहाँ से मैं अपनी वेबसाइट के एक्सेस के बारे में जान सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट को किस किसने एक्सेस किया। तो इसको मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट रूट में एक इंडेक्स फाइल बनानी पड़ेगी, ताकि मेरी वेबसाइट को अगर कोई सर्च करे यूआरएल पे तो उसको वो इंडेक्स फाइल का इन्फॉर्मेशन दिखे। तो उसके लिए पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, जैसे कि हमने डिफाइन किया था अपने वी होस्ट में। हमने ये डॉक्यूमेंट रूट वहां पे मेंशन किया था, वेयर www html अब इस फोल्डर को हम बना लेते हैं और यहाँ पर अपनी इंडेक्स फाइल यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस इंडेक्स फाइल के अंदर मैं कुछ HTML का कोड डाल देता हूँ। अब इसको मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। तो जैसे कि अब हमारा इंडेक्स फाइल बन चुका है, आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और अब हम अपनी HTTP सर्विस को फायरवॉल से अप्रूव करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट एक्सेस हो सके। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी कमांड है, फायरवॉल cmd परमानेंट ऐड सर्विस http। अगर आप https भी ऐड कर रहे हैं तो आपकी SSL वाली वेबसाइट भी वर्क करेगी। अगर आप उबंटू सिस्टम में है तो उसके लिए आपको UFW फायरवॉल में इस सर्विस को अलाउ करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा http ऑलरेडी एनेबल्ड है, बिकॉज मैं इस सर्वर पर ऑलरेडी वेबसाइट एक बार ही चला चुका हूँ, तो इसलिए मैंने http सर्विस को पहले ही एनेबल कर रखा है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये आपको मैसेज नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको सक्सेस का मैसेज दिखाएगा। और जैसे ही आपको सक्सेस का मैसेज दिखाएगा आप अपनी सर्विस को रीलोड कर सकते हैं, फायरवॉल सर्विस को आई मीन रीलोड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को टेस्ट करके देखेंगे कि ये चल रही है या नहीं। तो उसके लिए मैं अपने सिम का आईपी एड्रेस यहाँ दूंगा और यहाँ पर जैसे कि हमने वेब पेज बनाया था index.html, बट यहाँ पर अभी भी अल्मा लिनक्स का टेस्ट पेज इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हमने अपनी सर्विस को रीस्टार्ट नहीं किया। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है httpd-t। ये आपकी सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करेगा, बट सबसे पहले आपकी वी होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर हम कोई एरर एनकाउंटर करते हैं तो पहले उस एरर को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। तो आप इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कोई एरर नहीं आया और इसने दिखाया सिंटेक्स ओके। दैट मीन्स कि
हमारी वर्चुअल होस्ट फाइल जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से बनी हुई है। अब हम अपनी सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है, अब हम चेक करते हैं इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट को। हम रिफ्रेश करेंगे पेज को। देखिए, जो हमने पेज बनाया था वो यहाँ पर विजिबल है। दिस इज अ टेस्ट पेज और ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने आईपी एड्रेस के थ्रू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने आईपी एड्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट को क्यों एक्सेस कर रहा हूँ और अपने techie.com वाले यूआरएल के थ्रू इसको एक्सेस क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो रीजन बहुत सिंपल है। तो उसके लिए मुझे GoDaddy से अपना डोमेन परचेज करना पड़ेगा। तो डोमेन परचेज करने के बाद मुझे वहां पर डीएनएस रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। डीएनएस रिकॉर्ड में मुझे सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मेरी वेबसाइट के कंटेंट कहाँ अवेलेबल है और उस कंटेंट को अवेलेबल करवाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने डीएनएस रिकॉर्ड में ए रिकॉर्ड को ऐड करना पड़ेगा। ए रिकॉर्ड ये बताएगा कि मेरे इस सर्वर पर मेरे वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, हम अपने सर्वर का पब्लिक एड्रेस जो होता है उसको वहां मेंशन करेंगे ए एड्रेस में। और जैसे ही हम ए रिकॉर्ड में उस इंफॉर्मेशन को मेंशन करेंगे तो उस डोमेन को जब भी कोई यूजर अपने यूआरएल पे एक्सेस करेगा तो उसके कंटेंट जो होंगे मेरे सर्वर पे से डिलीवर होंगे, जहां पर मैंने अपने वेबसाइट के कंटेंट्स या फाइल्स रखे हुए हैं। मेरे केस में जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट के कंटेंट इस सर्वर पर रखे हैं, तो जब भी यूजर मेरी वेबसाइट techie.com को एक्सेस करेगा तो उसके जो कंटेंट है वो मेरे इस सर्वर पे से डिलीवर किए जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी पहली वेबसाइट अपने सर्वर पर होस्ट करवा सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जिसको कोडिंग आती है, आप उसके थ्रू अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट को अपने पर्सनल सर्वर पर होस्ट करवा सकते हैं, ताकि आपको होस्टिंग और मेंटेनेंस चार्जेस ना देने पड़े। इसी तरीके के रियल आईटी डेमोस मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।